हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं। मानव जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी युग्मक जनन होता है। मानव जनन की घटना में क्या क्या होता है, कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं ये जो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले यही स्टेप्स पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी हो। युग्मकों की रचना सबसे पहले होती है यानी गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम युग्मक जनन या गैमिटोजिनेसिस कहते हैं। ये युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है, पुरुष में शुक्र जनन, स्त्री में अंड जनन। पुरुष में शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजिनेसिस, स्त्री में अंड जनन यानी ऊजिनेसिस। तो युग्मक जनन कितना प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, स्पर्मेटोजिनेसिस एंड ऊजिनेसिस। इसके बाद में क्या होता है, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण यानी वीर्य सेचन। जो गैमेट्स बने, मेल गैमेट्स बने हैं, जो स्पर्म होते हैं, ये सीमेन के साथ में मिले हुए होते हैं और वहां से मेल की बॉडी में से स्त्री जनन पथ के अंदर एंट्री करते हैं, जिसे हम वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन होता है। इसके बाद में पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गैमेट यानी जो ओवम होता है वो फीमेल की बॉडी यानी ओवरी के अंदर ही बनता है और स्पर्म मेल की बॉडी में बने हैं, और इनका जो फ्यूजन है, इनका फर्टिलाइजेशन फीमेल में ओवरी डक्ट जो होती है उसमें होता है। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या बनता है, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट के निर्माण के बाद में इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट की रचना होती है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एक छोटी सी बॉल होती है। ये क्या करता है, जाइगोट के अंदर सबसे पहले डिवीजन होती है, क्लीवेज डिवीजन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी प्रोसेस को इसी चैप्टर में। और उसके बाद में उसमें डेवलपमेंट यानी परिवर्धन होता है। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना यह अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसके बाद में भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भावधि, जिसे गेस्टेशन बोलते हैं, यह प्रोसेस चलती है। और उसके बाद शिशु का जन्म यानी प्रसव, जिसे हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं। ये 8 स्टेप्स हैं। इन सभी को हम एक एक पॉइंट कर डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। स्टूडेंट्स, नीट में और बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ऑर्डर में लगाना होता है मैं, इसीलिए आपको ऐसे ही सीधे सीधे याद कर लेना है इसे ऑर्डर में। सबसे पहले गैमिटोजिनेसिस होती है, स्पर्मेटोजिनेसिस या ऊजिनेसिस। इसके बाद में इंसेमिनेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट के बाद में क्लीवेज होती है। यह एक प्रकार का डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद में मॉर्यूला बनता है, मॉर्यूला के बाद ब्लास्ट्यूला बनता है। मॉर्यूला और ब्लास्ट्यूला की जो सेल्स होती हैं उनको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लिप में थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो मॉर्यूला एंड ब्लास्ट्यूला की जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जब ब्लास्ट्यूला बन जाता है उसके बाद में इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद में गेस्टुलेशन, गेस्टुलेशन के बाद में ऑर्गेनोजिनेसिस, देन कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद में क्या हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है एक बेबी का। पुरुष जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रेणी क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन में उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वर्षण यानी टेस्टिस, सहायक नलिकाएं यानी एसेसरी डक्ट्स, ग्रंथियां एसेसरी ग्लैंड्स, बाह्य जननेंद्रिय पेनिस शामिल हैं। यहाँ इस चित्र में आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हो। इसमें सबसे नीचे रेड कलर में आपको वर्षण दिखाई दे रहे हैं जो वर्षण कोश में उपस्थित हैं, और यहाँ से आप डक्ट निकलती हुई शुक्रवाहक देख सकते हो जो कि मूत्राशय से होती हुई कहाँ आ जाती है, वापस लिंग में आ जाती है। इसके अलावा आप इसमें तीनों ग्रंथियां देख सकते हो। सबसे पहले शुक्राशय जो कि यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के पास में पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, और वहां से उसके बाद में रेड कलर में एक त्रिकोणीय स्ट्रक्चर में प्रोस्टेट यानी पुरस्थ ग्रंथि देख सकते हो, और उसके ठीक नीचे वो छोटी सी कंदमूत्र पथ ग्रंथि यानी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड देख सकते हैं आप, ठीक है। तीनों ग्रंथि आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे आपको सभी डक्ट्स भी क्लियर हैं। और सबसे आगे की तरफ इसमें आप लिंग और इसमें शिश्न मुंड और अग्रछद देख सकते हैं। नाउ वर्षण यानी टेस्टिस। शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वर्षण कोश कहते हैं।
यहाँ वर्षणों का तापमान शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। ये अंडाकार होते हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है। 2 प्रकार की कोशिकाएं, स्पर्मेटागोनिया एंड सेरेटोली सेल्स। फर्स्ट, स्पर्मेटागोनिया, जिसे हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। इनमें मियोसिस द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यह होता है अर्धसूत्री विभाजन, जब क्रोमोसोम नंबर्स घटकर आधे हो जाते हैं। सेकंड, सेरेटोली सेल्स, ये जर्म सेल को पोषण देती हैं। जो जर्म सेल होती हैं यानी स्पर्मेटागोनिया सेल होती हैं, इनको न्यूट्रिशन देने का काम सेरेटोली सेल्स करती हैं। अब हम 2 पॉइंट्स और पढ़ते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स तथा ब्लड वेसल्स होती हैं। शुक्रजनक नलिका जो है, इसके बाहर का जो हिस्सा है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और इस स्पेस में एक लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और साथ में ब्लड वेसल्स भी होती हैं। नेक्स्ट स्टार, लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी एंड्रोजन नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण एवं स्रावण करती हैं। जो लीडिंग सेल होती है, इनका काम है एंड्रोजन नामक हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, ये इसका संश्लेषण, इसका सिंथेसिस और इसका सिक्रेशन यानी स्रावण करती हैं। हमने आपको बताया था एक टेस्टिस में 250 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो आपके सामने चित्र है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक स्पर्मेटागोनिया जिसे शुक्राणुजन बोलते हैं, और एक सर्टोली सेल। स्पर्मेटागोनिया स्पर्म बनाती है, जबकि सर्टोली सेल इसे न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो हिस्सा होता है, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, वो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश, जिसके अंदर लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स उपस्थित होती हैं, जिनको हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। और साथ में इसमें ब्लड वेसल्स भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये क्या है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स, वर्षण जालिकाएं जिसे हम रिटेटेस्टिस बोलते हैं, शुक्रवाहिकाएं, वासेफ्रेंशिया, अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, कभी भी नंबर्स दिए जाते हैं आपको कुछ भी, तो उनको हमेशा ऐसे ही ऑर्डर में याद करना है जैसे आपको दिया गया है। इससे आपके बहुत फायदे होंगे, ये आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा। ठीक है। वर्षण की शुक्रजनक नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वर्षण नलिकाओं यानी रिटेटेस्टिस के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं यानी वासेफ्रेंशियम में खुलती हैं। क्या हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिटेटेस्टिस को होती हुई वासेफ्रेंशियम में खुलती हैं, ये जो प्रत्येक वर्षण के पश्च सतह यानी पिछली सतह पर स्थित होती है। यह अधिवर्षण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है। अधिवर्षण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर, ये ऊपर की तरफ जाती है और मूत्राशय के बाहर के ऊपरी ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल से एक वाहिनी आती है और मूत्रमार्ग से स्खलनीय वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये आपको हम नेक्स्ट आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र है। इसकी एनाटॉमी आपके सामने है। लेफ्ट साइड में सबसे नीचे की तरफ आपको इसमें टेस्टिस दिखाया गया है। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, जिसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिटेटेस्टिस के माध्यम से वासेफ्रेंशियम में खुलती है, जो एपिडाइडाइमिस के सहारे कहाँ खुलती है? वास डिफरेंस में खुलती है, और वास डिफरेंस उदर के तरफ को जाती है। और आप इसमें राइट साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। नर जनन तंत्र के अंदर ये तीनों ग्रंथियां होती हैं, ये आपके सामने हैं, जो कि यूरिथ्रा में खुल जाती हैं। और इसमें लास्ट टाइम में क्या देख सकते हैं आप? पेनिस देखते हैं, और इसमें सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, अग्रछोर होता है, इसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, जो कि फोर स्किन एक छोटी मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है। मूत्रमार्ग मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर पुरुष के शीर्ष पेनिस में खुलता है तथा बाहर की ओर खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स,
एक जोड़ा शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स, पुरस्थ यानी प्रोस्टेट, एक जोड़ा बल्बोरेथ्रल ग्रंथियां यानी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स को हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम। अब इनके कार्य क्या होता है? इन ग्रंथियों का स्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है जो फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोरेथ्रल जो होती है, बल्बोरेथ्रल जिसे हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सालिम अली की डेथ प्रोस्टेट कैंसर के कारण ही हुई थी। शिश्न यानी पेनिस, यह पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। इसका अंतिम भाग ग्लैंस पेनिस कहलाता है जो फोर स्किन द्वारा ढका रहता है। मूत्रमार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। आज हमारा ये ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूर्ण हुआ और हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र को समझेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स कर हमें यह बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इसे सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।